नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग की योजनाओं, कार्यों और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस के सहयोग से लकड़ी के अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिले में खेजड़ी के पौधारोपण को बढ़ावा देने, नर्सरियों में पौध तैयार करने और मृत पौधों की जगह नए पौधे लगाने पर जोर दिया। तालछापर पक्षी उत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की गई और कृष्ण मृगों के ट्रांसलोकेशन, पंचगौरव योजना, कार्यादेश एवं टेंडर, नवाचार और मानसून के दौरान पौधारोपण तैयारियों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में बाल संरक्षण गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और बाल विवाह व बाल श्रम रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाई जाए। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत दुकानों में सीसीटीवी कैमरा और नशा संबंधित गतिविधियों की निगरानी करवाई जाए। राजकीय गृहों, चाइल्ड हेल्पलाइन, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पॉक्सो एक्ट और बाल तस्करी रोकथाम सहित बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य व पुनर्वास पर भी चर्चा की गई। झुंझुनू जिले में जारी कड़ाके की ठंड के चलते राजकीय भगवान दास खेतान जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या रोजाना 2 से 2.5 हजार तक पहुंच रही है। मुख्य रूप से खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल संक्रमण और सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने विशेषज्ञ चिकित्सकों, दवाइयों और जांच सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि आईपीडी में भर्ती मरीजों के लिए कंबल और हीटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। आमजन से गर्म कपड़े पहनने और ठंड में अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की गई। देखो, शीतलहर के मद्देनज़र जो ओपीडी में मरीज हैं वो देरी से आ रहे हैं और लास्ट मोमेंट तक आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि मरीज सुबह 9 बजे आ जाते थे, अब मरीजों की जो शुरुआत है वो 10:30-11 के आसपास हो रही है। अत्यधिक ठंड है और इसी के तहत ओपीडी ज़्यादा बढ़ी है। आईपीडी में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। ओपीडी में काफ़ी मरीज आ रहे हैं और अपने पास यहाँ पे वार्ड, आईसीयू और ब्लड इत्यादि तमाम तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। लगभग हमारे पास ओपीडी 2000 से और 2500 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने ग्राम पंचायत आदलवाड़ा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में रात्रि चौपाल आयोजित की। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, रास्तों की ग्रेवलिंग, अतिक्रमण हटवाने और पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने सभी परिवादों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन की मरम्मत, प्रत्येक घर तक जलापूर्ति, 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान पर भी जोर दिया गया। विधिक सेवाओं की जानकारी पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा की गई। फतेहपुर शेखावाटी में शनिवार को तापमान में फिर गिरावट आई और न्यूनतम 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्षेत्र में 6 दिन से लगातार घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 10 से 15 मीटर तक कम हो गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन धीमी गति से चलने को मजबूर हुए। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण आमजन घरों से निकलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सड़कों, खेतों और बाजारों में कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई दिखी। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि अगले 2-3 दिन सुबह के समय घना कोहरा रह सकता है। दांता रामगढ़ के महर्षि परशुराम महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला एसबीएन कॉलेज श्री माधोपुर और एसबीडी तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ के बीच हुआ, जिसमें
SBN कॉलेज ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि श्री गजानंद कुमावत ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, प्रतीक चिन्ह और पदक प्रदान किए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन के तहत VBG रामजी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। यह कानून अब 2 दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। नए कानून के अनुसार ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का मजदूरी रोजगार वैधानिक रूप से गारंटीड होगा, जो मनरेगा के 100 दिनों से 25 दिन अधिक है। ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और अवसंरचना निर्माण से जोड़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जी राम जी, जो नरेगा का नाम बदल के जी राम जी रखा गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। इसके अंदर जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। पहले 100 दिन का कार्य मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। और उसके बाद में इसका भुगतान है, जो एक हफ्ते में या 15 दिनों में जो भी श्रमिक कार्य करेगा उसको भुगतान मिल जाएगा। इससे आर्थिक स्थिति उनकी मजदूरों की अच्छी होगी और जो पैसा है उनके काम आएगा। उसको पैसे के लिए उनको बैंकों में वगैरह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हाथों हाथ पैसा मिलेगा। इसका हम फैसले का स्वागत करते हैं। ने नाम नरेगा का बदल के जी राम जी कर दियो, ठीक है। और एक नरेगा का पहले तो 100 दिन मिलता, अब क्या 125 दिन मिलेगा। 125 दिन मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले 100 दिन मिलता था तब भी, तो अब 125 दिन मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अब नरेगा का जो भुगतान है वो 2-4 महीने के बाद आता। अब बोल रहे हैं कि जल्दी मिलेगा, 15 दिन में करेगा। 15 दिन में मिले तो बहुत अच्छी बात है। हम तो वैसे ही पहले परेशान हैं। हम नरेगा काम इसलिए करते हैं कि हमें पैसे बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए काम करते हैं। जब हमें भुगतान ही ना पहले मिले टाइम से, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है इस काम का। जी राम जी नरेगा का काम सानू 125 दिन मिलने चाहिए ते पीछे ज्यादा लेट नहीं होने चाहिए। सानू 15-20 दिन के पेमेंट मिलनी चाहिए। 125 दिन सानू जरूरी मिलने, हक है सारे गवर्नमेंट के पंचायत का, सानू मिलने चाहिए। इस तो अलावा जो मोदी ने जो भाषण किया, जो भी कुछ बनाया है, वो सानू हक मिलना चाहिए। 125 दिन उन्होंने रखे, 125 जरूरी मिलने चाहिए। बढ़िया करया, माड़ा नहीं करया, बहुत बढ़िया करया। मैं रणजीत सिंह गांव सूर्यवाड़ा से बोल रहा हूं। मैं नरेगा में श्रमिक रहता हूं। हमें नरेगा का जो कार्य पहले 100 दिन मिलता था, अब हमारी सरकार ने 125 दिन कर दिए गए हैं, जिसका नाम जी राम जी रखा गया है। इस पर हम बहुत खुश हैं और हमें इसका बहुत फायदा है। हमारे को जो लेबर के पैसे 3 महीने 4 महीने में मिलते थे, वो अब हमें 1 हफ्ता या 15 दिन में मिल जाएंगे। इससे हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार लूणी ब्लॉक के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं की छात्राओं को मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरित की जा रही है। वितरण से पहले कंपनी के कर्मचारियों ने 2-3 माह में आने वाली साइकिलों का इंस्टॉलेशन किया। इस वर्ष साइकिल का रंग केसरिया रखा गया है। हजारों साइकिलों को छात्र संख्या के अनुसार ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचाया गया। छात्राओं ने कहा कि अब स्कूल आने जाने में आसानी होगी और पहले की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। राजकीय महाविद्यालय देवली में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का 6वां दिन योग और प्राणायाम के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम अधिकारी श्री राम प्रसाद चौधरी व श्री रविंद्र जांगड़ के नेतृत्व में एजेंसी एरिया में नुक्कड़ नाटक सोशल मीडिया के दुष्परिणाम प्रस्तुत किया गया, जिसमें युवाओं को मोबाइल का सीमित उपयोग कर अपने बुजुर्गों और वास्तविक जीवन पर ध्यान देने की शिक्षा दी गई। इसके बाद सहायक आचार्य सुश्री सुमन मीणा ने सतत विकास और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर व्याख्यान किया। इस बौद्धिक सत्र में महाविद्यालय के संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। आज जो आपने देखा नुक्कड़ नाटक, ये बड़ा प्रेरणाप्रद और शिक्षाप्रद रहा है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया की जो नकारात्मक उपयोगिता दिखाई दे रही है, उसका दुष्प्रभाव समाज में देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में ये नाटक किया गया था।
ये हमारा जो कैंप है 7 दिवसीय विशेष शिविर के रूप में आज ये रखा गया। एक वैसे 5 तारीख से ये निरंतर सुचारू रूप से संचालित है। प्रत्येक दिन हम एक नए विषय और व्याख्यान के साथ इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आज हमने एनएसएस का जो 7 डे कैंप चल रहा है उसमें हमने इस संदर्भ में है कि बच्चे जो है आजकल फ़ोन में ही अपने फ़ोन को ही पूरी दुनिया मान चुके हैं, और जैसा कि हमने यहाँ मेरे दोस्तों के गूगल, इंस्टाग्राम, फ़ोन, फेसबुक आदि जिसमें अपना व्यर्थ समय व्यतीत करते हैं और टाइम पास करते हैं और पढ़ाई में भी अपना अच्छे से समय नहीं निकाल पाते हैं। इसी चीज़ को हम लेकर यहाँ आज सभी के सामने प्रस्तुत किया है एक नाटक के रूप में कि फ़ोन को ही पूरी दुनिया ना माने, अपने बाहर के वातावरण को, खेल कूद को और अपने दिमाग की मानसिक शक्ति को थोड़ा ध्यान रखे और स्मरण शक्ति पर भी असर ना पड़े। इसलिए हमने एक संदर्भ के हिसाब से सबको ये बताने की कोशिश की है कि फ़ोन ही सब कुछ नहीं है और हेल्थ भी सही रहे बच्चों की खेलने के अनुसार, और वो अपने मम्मी पापा को जाने, उनके साथ बैठे थोड़ा वक्त बिताए तो उन्हें, मम्मी पापा को भी अच्छा लगे और बच्चे को भी अच्छा लगे। आज हमने एजेंसी के अंदर नुक्कड़ नाटक किया जिसके सोशल मीडिया के दुष्परिणाम जिसका शीर्षक था। उसके थ्रू हमने ये बताना चाहा सबको कि आजकल सब मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए कि जो बाहर हम खेल खेलते थे वो मोबाइल में खेलने लग गए और हमने बाहर की दुनिया को देखना ही छोड़ दिया कि कौन क्या कर रहा है। किसी से किसी को मतलब नहीं है। आज किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो सब बस उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं और उसको वायरल करके अपने फॉलोवर ही बढ़ाना चाहते हैं, पर कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। तो हम ये सबको बताना चाहते हैं कि फोन को नहीं, अपनी इंसानियत को जिंदा रखे उस वक्त, और सब पे ध्यान देना चाहिए। हमको हमारे पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ, और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। फोन के थ्रू हमें वो चीजें नहीं पता चलती जो हमारे बड़े बुजुर्ग और उनका जो अनुभव है हमें बता सकता है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि फोन से जितना हो सके उतना दूर रहे और अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से महसूस करें, अपने स्कूल की एक्टिविटीज में इनमें पार्टिसिपेट करें। भरतपुर नगर निगम ने नागरिकों के लिए स्मार्ट सेवा केंद्र की स्थापना की है, जिससे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संशोधन और जनाधार सत्यापन जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। इस केंद्र में आवेदकों को टोकन जारी किया जाता है और प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धति से आवेदन निस्तारित किए जाते हैं। प्रमाण पत्र संशोधन 7 दिवस और अन्य सेवाएं मात्र 8 घंटे में प्रदान की जा रही हैं। अब तक लगभग 13,086 प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, जो इस पहल की सफलता और नागरिकों के विश्वास को दर्शाते हैं। ये हमने स्मार्ट सेवा केंद्र के नाम से एक नया इनोवेशन किया है। उसमें जो नगर निगम के द्वारा ऐसी बेसिक सर्विसेज जो हर आदमी को जरूरत पड़ती है और हर आदमी को उसके लिए निगम के ऑफिस में आना पड़ता है। जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ ये पाया गया कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, ऐसे छोटे काम है, आधार का सत्यापन है, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, इनकी लोग आवेदन कर देते हैं और ये 15-15, 20-20 दिन तक, महीने तक लोगों को मिलते नहीं हैं। कई लोग बार बार चक्कर काटते फिरते हैं। संपर्क पोर्टल पर दुनिया भर की शिकायत है। मेरे पास रोजाना 8-10 आदमी आ जाते, सर हमने इस दिन आवेदन किया था, आवेदन खो गया, अब मिल नहीं रहा है। तो ये बाद में मैंने ऑफिस की पूरी स्टडी की तो उसमें ये पाया गया कि वहाँ कोई आवेदन लेने का, उसकी कोई रिसिप्ट देने का प्रोसेस नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था जिससे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे ये पकड़ा जाए कि किसने पहले आवेदन किया और किसने बाद में किया, पहले किया उसका रुक गया और बाद में किया उसका निकल गया। ये मैकेनिज्म था नहीं, तो किस आदमी को अकाउंटेबल ठहराएं कि तूने ये आवेदन क्यों नहीं किया, किस वजह से किया। और ये भी नहीं कि आवेदन जैसे एप्लीकेंट होता है उसको ये पता नहीं रहता है कि इस आवेदन के साथ क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो वो क्या है कि सीधे एप्लीकेशन लिख कर गेट पर दे जाते थे। किसी ने आधार कार्ड नहीं लगाया, किसी ने जनाधार नहीं लगाया, तो फिर वो उसके लिए चक्कर काटता रहता। फिर जब 15 दिन बाद वो लेने आता तो उसको ये बोलते तेरा जनाधार नहीं है, तो अब जनाधार लेके आ, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो इन सब चीज़ों की समस्या करके हमने एक स्टडी की। फिर उसके बाद हमने 2 विंडो बनाई, जिसमें एक में तो क्या है सारे काम है 500 पारों आवेदन प्रपत्र बनाए हमने, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन बनाए और उसकी चेकलिस्ट उसमें साथ में भी वो पर आवेदन वहाँ से लेकर के और वहीं वो आवेदन भर के और वो आवेदन पूर्ण भर के और फिर विंडो नंबर 2 पर जमा कराएगा। 2 नंबर विंडो पर जमा कराया तो वो हमने वहाँ एक डीलिंग क्लर्क जो लगा दिया, उसकी ये जिम्मेदारी दे दी कि आपको आवेदन लेना ही तब है जबकि वो पूर्णतः सही हो, यानी उसके अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो, कोई दस्तावेज की कमी नहीं हो, ताकि उसको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े। उसमें ये भी लिख दिया कि अगर आवेदन अधूरा लिया गया
और फिर बाद में कोई क्या क्वेरी ये करी कि भाई आपकी ये कमी है, तो उस डीलिंग बाबू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और वो उसकी जिम्मेदारी होगी। और इस तरीके से हमने आवेदन पूर्ण करके आवेदन जमा कराया, उसको टोकन इश्यू किए। ये हमने 4 काउंटर बनाए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, प्रत्येक का काउंटर बनाया और प्रत्येक के टोकन इशू किए। जैसे आज जन्म प्रमाण पत्र के 100 आवेदन है तो जो पहले लाइन में लगा उसको 1 नंबर टोकन, फिर 2 नंबर टोकन, 3 नंबर टोकन, 4 नंबर टोकन। तो फिर इसी हिसाब से टोकन के अकॉर्डिंग ये वहाँ डिस्पोजल होता है। काउंटर पर जाते हैं तो उसमें लगा आपका वो चलता रहता है स्क्रीन पर, टोकन नंबर 1, तो सामने वेटिंग रूम बना दिया, वेटिंग रूम में आदमी बैठा रहता है, टोकन नंबर 1 आते ही अपना विंडो पर काउंटर पर चला जाता है, काउंटर पर देखता रहता है कि मेरा आवेदन की मतलब जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, तो उसकी फॉर्मेलिटी वो एक स्क्रीन बार दिखती है, जो ऑपरेटर अंदर डीलिंग काम कर रहा है उसका बाहर पूरी स्क्रीन दिखती है। तो ये भी है कि आवेदन मेरा डेट ऑफ जन्म, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही हो रही है क्या, नाम सही हो रहा है क्या, एड्रेस सही है क्या, आधार नंबर सही है क्या, सब वो खुद अपने सामने चेक करता है। और फिर 1 नंबर पूरा हो जाता है तो 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, और 2 बजे तक हम आवेदन लेते हैं। और जितने भी आवेदन आए हैं इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन और अनुपलब्धता प्रमाण पत्र का हमने पिछले 6 जून में शुरू किया था। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। 6 महीने में हमने एक भी ऐसा आवेदन, इन 4 सेवाओं में एक भी ऐसा आवेदन नहीं छूटा जिसका डिस्पोजल दूसरे दिन किया हो, सेम डे, यानी 8 आवर्स के अंदर हम डिस्पोजल करते हैं। और अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 15,000 जन्म प्रमाण पत्र, 5 से 6,000 मृत्यु प्रमाण पत्र, 4 से 5,000 अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन 5-6 हज़ार बना चुके हैं, जिनकी डिस्पोजल टाइम है वो 8 आवर्स है। यानी कि हम सेम डे FIFO मेथड पर ये काम, हमने मॉडल जो हमारा है पूरा एकदम सक्सेसफुल रहा है। इसी तर्ज पर हम जो अदर सर्विसेज हैं उनके लिए भी आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्मार्ट सेवा केंद्र 2.0 शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो दूसरी सेवा ले रही हैं जिनकी सेम डे तो देना संभव नहीं है, बट ऐसा सिस्टम करना है। एक तो ऑनलाइन सर्विसेज है, तो ऑनलाइन सर्विस की क्या लोगों को फैसिलिटी रहती नहीं है। ई मित्र वाले आवेदन करते हैं वो भी अधूरा करते हैं, फिर ई मित्र को हम क्वेरी भेजते हैं तो ई मित्र टाइम पर एप्लीकेंट को बताता नहीं है। तो हमने ये सिस्टम कर दिया कि हमने ये सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, यहीं पर आकर के आप अपना आवेदन करें। नगर निगम आया था बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र लेने, मैं एक ही दिन में मैंने फॉर्म दिया, उसी दिन मेरा ये जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है। इसके लिए नगर निगम और राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे बहुत खुश हूँ। पहले क्या है, ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज का काम आज ही दिया है और आज ही मेरे लिए जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब जनता को बार बार ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम कुमार पाल है, मेरा गांव पड़ता है यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पे है, गुंजारा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। कोई परेशानी आई आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो बनकर तैयार हो गया। एक ही दिन में मिल गया? एक ही दिन में मिल गया मेरा। चक्कर नहीं लगाने पड़े? नहीं लगाने पड़े। व्यवस्थाएं अच्छी हैं? अच्छी है सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, गाँव एकटा। कहाँ से आए हो? गाँव एकटा से। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है। किस तरह की परेशानी आपको आई? कोई परेशानी नहीं आई, ये सब बढ़िया, बहुत पॉजिटिव रहा है इनका, यहाँ व्यवहार रहा है इनका, जो नगर निगम का अच्छी सुविधाएं सब बहुत अच्छी। और एक ही दिन में बना के? एक ही दिन में बना के दे दिया। क्या नाम है आपका? ताराचंद शर्मा। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ सर भैरादेखपुरा उच्चैन के पास। बहुत धन्यवाद कि इतना जल्दी कार्य हो गया हमारा, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके और आपके इस कार्य के। ठीक है कब सर? जमा कराया था आपने फॉर्म? आज ही जमा कराया था और आज ही मिल गया, तुरंत मिल गया। ठीक जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम कपिल। कहाँ से आए हो आप? मेरा गांव एचरा, तहसील नदवी, जिला भरतपुर। सर कुछ दिन पहले मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, नाम में संशोधन करवाना था और आधार कार्ड जो है मेरा लिंक करवाना था बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट में। तो सर कुछ दिन पहले मैंने अप्लाई किया था और आज मुझे वो मिल गया है, बर्थ सर्टिफिकेट में संशोधन हो गया है और सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। ये जो मॉडल बनाया गया है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लोगों को परेशानी नहीं हो रही। पहले जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिसों के और उसके बाद भी पता नहीं रहता था, डॉक्यूमेंट्स भी खो जाते थे, पता नहीं चलता था कि काम हो पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वर्क हो रहा है, दूसरा मॉनिटर पे दिखाया भी जा रहा है कि संशोधन ये हुआ है, तो आप बाहर से चेक भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सुविधाजनक है सर, आम जन के लिए बहुत लाभदायक। जोधपुर में सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल में 10 जनवरी 2026 को बैच संख्या 262 व 263 के
नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में कुल 385 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए देश की एकता व अखंडता की रक्षा की शपथ ली। मुख्य अतिथि आईजी आईसीटी श्री अनीश प्रसाद ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और जवानों को निष्ठा, ईमानदारी व मानवाधिकारों को सम्मान के साथ कर्तव्य निर्वहन का संदेश दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका को भी रेखांकित किया। देखिए 262 और 263 बैच के कुल 385 प्रशिक्षु आपने आज इस कार्यक्रम को देखा। सबने बहुत मेहनत करी, 44 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, सारे ट्रेनर्स, सारा स्टाफ। कि बीएसएफ में हम मानते हैं कि ट्रेनिंग जितनी सक्षम होगी उतनी ही ड्यूटी बाद में जवान की सक्षम रहती है। तो ट्रेनिंग पर बीएसएफ का बहुत फोकस रहता है, बहुत जोर रहता है। और आज आपने देखा ही कि एक बहुत ही शानदार दीक्षांत समारोह में जिस तरह से हमारे प्रशिक्षुगणों ने इस समारोह में अपना परेड का प्रदर्शन किया, तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किस लेवल की ड्यूटी अब करेंगे जब वो सीमाओं पर जाएंगे। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में टोंक जिला मुख्यालय स्थित मंशापूर्ण महादेव मंदिर में ओमकार मंत्र का सामूहिक जप किया गया। जनप्रतिनिधि श्री चंद्रवीर सिंह चौहान के सानिध्य में आयोजित इस आध्यात्मिक आयोजन में ओमकार मंत्र के दिव्य एवं सामूहिक जाप से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि श्री चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर वर्ष 1026 में महमूद गजनी के आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश को आत्मगौरव, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रबोध के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहा है। 1026 में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनी सहित कई आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। सैकड़ों लाखों की संख्या में हमारे वहाँ पुजारी संत महात्माओं ने अपना बलिदान दिया और आज उसके 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और आज ही के दिन, आज से 75 वर्ष पूर्व सोमनाथ भगवान शिव के मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ है। आज हमारा सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ हमारा स्वाभिमान, इस विषय को लेकर के करोड़ों सनातनी पूरे देश भर में भगवान शिव के जो मंदिर है वहाँ पे आराधना कर रहे हैं। और इस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी भी आज एक बहुत बड़े पर्व और उत्सव के रूप में आज सोमनाथ मंदिर पर दर्शन के लिए पधारेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आज इसी क्रम में टोंक जिले में भी हमने कल आह्वान किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी सनातनी बंधु अपने घर के पास में जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर है, सोमनाथ हमारा स्वाभिमान के रूप में आज भगवान का ओंकार के मंत्र के साथ हमने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। भगवान शिव हमारे सनातनियों के श्रद्धेय हैं, भगवान हमारे, हम भगवान को पूजते हैं। और आज इसी क्रम में हम सब ने सैकड़ों सनातनियों के साथ इस कार्यक्रम का जो आयोजन था उसमें आप भी पधारे। भगवान शिव सबका कल्याण करे, इसी को लेकर हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित आरक्षक नव नियुक्ति समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर जयपुर शहरवासियों एवं उपस्थित जनसमूह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 10,000 नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जो युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। जहाँ तक पुलिस की बात है, सुरक्षा की बात है, युवाओं के भरोसे की बात है, आज युवा जब तैयारी करता है तो उसको ये चिंता नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा, ये भी चिंता नहीं है कि मैं तैयारी करूं या सिफारिश के लिए लोगों को पकड़ूं, उसे ये भी चिंता नहीं है कि जो मेरा पैसा है, जो हमारे माता पिता ने बचा के रखा है, वो केवल मुझे अपनी शिक्षा पे लगाना है, ट्यूशन पे लगाना है, तैयारी पे लगाना है, किसी को घूस खिलाने के लिए नहीं लगाना। ये सारी चिंताएं दूर कर दी हैं हमारी सरकार ने, और अभी तो मात्र शुरुआत है, 2 साल हुए हैं। ये फर्क है
ये जनता को आपके माध्यम से समझना जरूरी है कि ये बहुत बड़ा अंतर होता है जहां जनता को जो ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, जीना आसान हो, आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके ऊपर हमारी सरकार ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जयपुर ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश एक प्रगति की राह पर और एक सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे वह जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे युवाओं का भविष्य हो, चाहे बालिकाओं के विषय में हो, चाहे किसानों के विषय में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक राजस्थान नई दिशा और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। इसी निरंतरता के साथ राजस्थान में चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े। 2 साल के करीबन सरकार होगी। मुख्यमंत्री जी का इतना सादगी भरा स्वभाव है कि वो जब से आए हैं वो राजस्थान में एक पेपर का तो हो ही गया, इसके अलावा विकास के काम भी हो रहे हैं और जनता की सारी प्रयास काम करने का वो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना विकास हुआ है और इतने जो अपराध कम हुए हैं, जो आज ही डिस्कस हुए हैं कि इतने परसेंटेज कम हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भजन लाल जी की सरकार में काफ़ी तरक्की हो रही है राजस्थान की। आज हम राजस्थान पुलिस के कार्यक्रम में आए हैं तो ऑब्वियसली पुलिस के बारे में ही कहूँगी। भजन लाल, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस बहुत ही उन्नत कार्यक्रम कर रही है, बहुत ही उन्नत कार्य कर रही है। महिलाओं के सम्मान में, हत्या में और भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में बहुत सारी कमियां आई हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्र में जो परसेंटेज में कमी आई वो बताया है, तो देख के मन बड़ा गदगद है और हमें बड़ा नाज है हमारे मुख्यमंत्री जी पे और हमारी पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी पे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में माने बेरोजगारी छुटकारा मिलो, अपन यही चाहिए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।